मेरा नाम सनम है और मेरी उम्र 20 साल है। मेरे मालिक के तशद्दुद रोज बरोज बढ़ते जा रहे थे और मैं कमजोर पड़ती जा रही थी। आज भी जब मैं बिना दुपट्टे के अपने कमरे में बालों को सुखा रही थी, तो वो मुझे चोरी से देख रहा था। फिर वो जल्दी से अंदर आए तो मैं जल्दी से दुपट्टा लेने लगी, तो उसकी अजीब हरकत को देख मैं चीख उठी, क्योंकि दीवान के किस्त नंबर 10। आर्यन ने सनम को जोर से बेड पर धक्का दिया और सनम उसे मदहोश निगाहों से देखने लगी, जो शर्ट के बटन खोल रहा था। सनम जानती थी कि वो बहुत कमजोर है और भागकर कहीं जा भी नहीं पाएगी, क्योंकि उसे बहुत नकाहत ज़दा महसूस हो रहा था। जिसम में कपकपी सी हो रही थी और सर भी घूम रहा था। सनम को इस वक्त शिद्दत से रजा की याद आई। रजा कहीं से भागकर उसे इस हैवान से बचा ले। आर्यन जैसे ही सनम पर झुका, किसी ने जोरदार आवाज के साथ दरवाजे पर लात रसीद की और अंदर आते ही नफूस से एक नजर बेड पर बेहाल और होश से बेगानी सनम को देखा और सामने खड़े आर्यन को देखा, जो बिना शर्ट के खड़ा था। अरसम की आंखों में ये सब देख खून उतर आया और जबरदस्त थप्पड़ तो आर्यन के मुंह पर दे मारा। आर्यन भी अरसम पर टूट कर पड़ा, लेकिन पीछे पीछे रजा भी कमरे में आया और गर्दन दबोच कर आर्यन को अरसम से अलग किया। रजा सनम की हालत बहुत खराब हो रही थी। उसे जल्द से जल्द अस्पताल लेके जाओ, मैं इस कमीने को संभाल लूंगा। अरसम ने एक मुक्का आर्यन को मारा तो वो अपना नाक पकड़कर पीछे को हुआ। आर्यन की नाक से खून बहने लगा। दूसरी तरफ रजा ने सनम को फर्श से दुपट्टा उठाया और उसके वजूद को अच्छे से ढांपा और गोद में उठाकर कमरे से बाहर चला गया। आर्यन सनम को हाथ से निकालते देख रजा की तरफ लपका, लेकिन अरसम ने उसकी कमर में एक जोर की लात मारी और वो फर्श पर ढेर हो गया। तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? आर्यन हथेली के बल उठा और सबको खूंखार नजरों से घूरने लगा। अफसोस, सत अफसोस, लेकिन मैं तुझ जैसे घटिया शख्स को जानने की कोई शौक भी नहीं रखता, जो दूसरों की माँ बहनों की इज्जत दुश्मन बनता फिरे। लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता कि तू कौन है। ये जान ले मरने से पहले कि मैं कौन हूँ। अरसन ने जेब से गन निकालकर सीधा उसकी तरफ तान लिया। आर्यन ने गन की तरफ देखा और हंस दिया। मेरा बाप इस शहर का बहुत बड़ा आदमी है और मेरी एक पुकार पर पूरी पुलिस फोर्स दौड़ा आएगी। अरसन तंजिया मुस्कुराया और कहा, चल देख लेते हैं। मैं तुझे नहीं मारूंगा, तू खुद अपनी तबाही का बायस बनेगा और अब देखते हैं कि तुझ में और तेरी बाप में कितनी ताकत है। अरसम ने वापस से गन को जेब में रखा और जाने लगा। आर्यन सिर्फ उसकी पुरुष को नफरत की निगाह से देखने लगा। अरसम के जाते ही आर्यन ने गुस्से से अपने नाक से बहता खून साफ किया और फिर अपना फोन लेकर बाहर चला गया। सनम को अस्पताल में एडमिट करवाकर रजा कॉरिडोर में बेचैनी से टहल रहा था। थोड़ी देर बाद वहां अरसम भी पहुंचा, जिसकी हालत बहुत खराब देख रही थी। क्या हुआ? रजा ने उसके सफेद शर्ट पर मैलापन देखकर कहा, कुछ नहीं, बस वो खुले आम चैलेंज कर गया है कि वो हमें नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसका बाप इस शहर का बहुत रईस है। उसे अपनी दौलत और बहुत अकड़ है। अरसम ने कहा तो रजा सख्ती से जबड़े बीच गया। मैं चाहूं तो उसे एक पल में मसल कर रख दूं। रजा का चेहरा गुस्से से सुर्ख पड़ गया। बस हो गया, इंसान को हर चीज सोच समझ कर बोलनी और करनी चाहिए। मैं चाहता तो उसे एक पल में मार देता, फिर क्या होता, मैं कातिल बन जाता। इतने पैसे मेरे पास भी है कि मैं किसी को भी खरीद दूं, लेकिन मैंने उसे जाने दिया, क्योंकि एक बार की मौत देने में कोई मजा नहीं है। आर्यन चौधरी, वो अब मुझसे बच नहीं पाएगा, मगर अभी बच्चे को जीने दो। सबसे पहले उसकी अकड़ तोड़ना और उससे उसकी बेबसी पर तड़पा तड़पा कर रखना है, फिर तभी बराबर खेल का मजा आएगा। अरसम सरार अंदाज में अपना गाल सहलाकर बोला। रजा उसकी बकवास सुनकर रह गया। रजा तो सीधा एक बार में ही किस्सा खत्म करने वाला इंसान था। रजा के सामने अगर आर्यन आ जाता तो बंदूक की सारी गोलियां उसके जिस्म में उतार देना। रजा का दिमाग बहुत गर्म हो रहा था और सबसे ज्यादा गुस्सा सनम पर आ रहा था, जो जानबूझकर मुसीबत को गले लगाने पहुंच गई थी। वैसे जब तुमने मुझे कॉल किया तो तुम्हें सनम कहाँ मिली थी? मतलब कहाँ थी वो, और उस नापाक शख्स के हाथ कैसे लगी? रजा अब तफसील जानना चाहता था। हाँ, मैं तुम्हारी तरफ ही आ रहा था, तभी मैंने देखा सनम निडाकल होकर गई, खौफजदा सी होकर भागे जा रही थी। मैं अपनी मर्सिडीज को फुल स्पीड से उसकी तरफ ले गया और मैं जैसे ही नीचे उतरा तो देखा आर्यन सनम को पकड़े हुए है और वो होश खो चुकी है। और मैं जब तक उनके करीब जाता तब तक आर्यन सनम को अपनी को क्रोला में बिठा कर ले जा चुका था। मुझे कुछ गड़बड़ी सी लगी, क्योंकि मेरी बहन अनाया ने मुझे बताया था कि सनम का कोई भाई नहीं है। फिर तब वो लड़का कौन था? मैं यही सब सोचता हुआ उसकी गाड़ी का पीछा करने लगा और तुम्हें भी कॉल करके इन्फॉर्म कर दिया। मुझे ना इस शख्स की आंखों में जिसे जिंदगी साफ दिखती थी,
फिर क्या सही वक्त पर हम दोनों पहुंच गए और सनम बच गई। अरसम ने कहा और अपना हाथ देखने लगा जहां शायद चोट आई थी। ये सारी गलती सनम की है। मेरे मना करने के बावजूद भी उसकी इतनी हिम्मत कि वो घर से निकली। एक बार बस उसे होश आ जाए फिर मैं उसकी खबर लेता हूँ, रजा ने कहा और दिल पर हाथ रख लिया जो बहुत बेसब्री से धड़क रहा था। अरसम गहरी सोच में डूब गया और छत को तकने लगा। सनम की हालत देख उसे दिल में एक टेस्टी उठी थी। जब उसने सनम को निडाल और बेबस देखा तो दिल चीर गया और बहुत तकलीफ हुई। ऐसा लगा जैसे वो तकलीफ सनम को नहीं अरसम को हुई हो। डॉक्टर जैसे ही बाहर आए रजा और अरसम दौड़कर उनके पास गए। डॉक्टर ने दोनों को यूं इस तरह की कैफियत देखी तो मुस्कुरा गए। डॉक्टर आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? अरसम अचंभा हुआ। इसलिए क्योंकि वो बिल्कुल ठीक है और उसे कुछ नहीं हुआ, बस काफी वीक है और लगता है कि उसने 2 दिन से कुछ खाया पिया नहीं, इसलिए बेहोशी तारी हो गई थी और नर्वस ब्रेक डाउन हो गया है। अब वो ठीक है और आप लोग उसे घर ले जा सकते हैं, डॉक्टर बोलकर आगे बढ़ गई और अरसम डॉक्टर को जाते हुए देखने लगा। चली गई है वो। अर्जा ने अरसम को कोहनी मारी और उसे घूरने लगा। जो कोई भी लड़की देख पागल पिघल जाता था। काफी खूबसूरत थी, अरसम ने कहा तो रजा का दिल किया वो अपना सर दीवार पर फोड़ ले या अरसम का सर दीवार से दे मारे। छिछोरापन छोड़ो, रजा उसके पीट कर एक मुक्का मारकर बोला तो अरसम उछल गया और डर से कराने लगा। एक्टिंग करना बंद करो, अब इतने भी जोर से नहीं मारा। रजा उसकी हरकत देखने लगा जो डर से यहाँ वहां उछल रहा था। खुदा तुम्हें गारत करे, अरसम औरतों की तरह उसे बद्दुआ देकर बोला तो आखिरकार रजा भी हंस दिया। रजा बहुत कम हंसता था लेकिन अरसम की उल्टी सीधी बात और ऊनी ऊंगी पुंगी हरकतों पर हंस दिया। मैं सनम को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, रजा बल पे कर रहा था बिल पे कर रहा था तभी अरसम बोल पड़ा। अच्छा और किस हक से? और तुम्हें लगता है कि मैं उसे किसी भी ऐरे गैरे के साथ जाने दूंगा? वो मेरी जिम्मेदारी है और मेरी है। रजा गिरता हुआ बोला। ओहो ऐसा क्या? मैं हुआ क्या गैर और उसके सगे? अगर तुम्हारी जिम्मेदारी पर थी तो तुमने उसे भूखे प्यासे रखा और ऐसा भी क्या तुमने उस नन्ही सी जान पर जुल्म करके पहाड़ तोड़ दिया कि वो फरार का रास्ता इख्तियार कर गई? अरसम तुर्की बतुर्की जवाब देता हुआ बोला। प्लीज मिस्टर अरसम वहाज, वो हमारा पर्सनल मैटर है और हमारे बीच मुदाखलत ना करें, वही आपके लिए बेहतर होगा। रजा उसका शाना थपथपाता बोला और सनम के रूम की तरफ बढ़ गया। सनम आंखें खोले सीलिंग पर लगी लाइट्स को देख रही थी और उसे समझ आ चुका था कि वो आर्यन जैसे जिंदे से बच गई थी। सनम को सब याद आ गया तो उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। सनम उठकर बैठने की कोशिश करने लगी तभी रजा रफ्तारी से उसके करीब आया और उसे अपने मजबूत बाजुओं का सहारा देकर उठाकर बिठाया। वो मुझे मुझे माफ। सनम अटक अटक बोलने लगी, चेहरे से नकाहत और कमजोरी साफ झलक रही थी। कुछ मत बोलो, घर चलकर बात करेंगे। रजा ने अपनी उंगली सनम के होंठों पर रख दी और उसकी आंखों में सर्द मोहरी देख और वो अंदर तक डर सहम गई थी। अरसम भी कमरे में आ गया और बोला, चलो भाई अगर तुम्हारा ड्रामा खत्म हो गया हो तो घर चलें। अरसम भाई आप बेहद शुक्रिया, अगर आप सही वक्त पर ना आते तो पता नहीं मेरा क्या होता। सनम आंखों में तुशक्कर लिए बोली। अरसम का दिल उछलकर खलक में आ गया और वो अपनी झील सी आंखों से सनम को देखने लगा जो उसे ही देख रही थी। वही हरी आंखें जो मोहब्बत सबर वफा तशक्कर और पाक जज्बे से अरसम की जांच जानब तकती रहती थी। भाई का लफ्ज सुन रजा के कलेजे में बर्फ की सली पड़ गई थी। रजा का अंदर तक सरशारी महसूस हुई तो दूसरी तरफ अरसम का दिल भर आया था और वो पत्थर का बुत बना खड़ा सनम को देख रहा था जो मेहरबान सी बनी बैठी थी। अरसम को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, क्या कहे और इस बात पर इस लम्हे में कैसा रद्द ज़ाहिर करे। अरसम को अब तन्हाई दर्दगार थी, वो बस अब अकेले रहना चाहता था। मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं चलता हूँ। अरसम बिना किसी की तरफ देखे कमरे से निकल गया तो सनम मुस्कुराकर नफी में सर हिलाकर रह गई और रजा फाख्ता कुन अंदाज में मुस्कुराया और सोचा शायद अरसम को सनम के मुंह से भाई का लफ्ज सुन शौक लगा है, इसलिए वो चला गया। रजा के साथ सनम वापस गेस्ट हाउस आ गई और हयात खाला उसे देख बहुत खुश हुई थी। रजा ने सनम को कुछ नहीं कहा और ना ही कोई गुस्से का मुजाहरा किया। सनम को लेकिन किसी कर्जे का एहसास हो रहा था। उसकी चिट्ठी हिस्स कह रही थी कि कुछ गड़बड़ है और रजा इतना शरीफ नहीं हो सकता जो अभी तक उस पर गुस्सा तक नहीं दिखाया और ना ही उसे कोई सजा दिया था। और सनम जो इतनी समझदार थी सुलझी मिजाज की थी वो इस मामले में बिल्कुल सही थी और रजा के बारे में बिल्कुल सही सोच रही थी। सनम जिस दिन मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हुई उसी दिन रजा ने ऐसा कुछ किया कि उसकी पूरी जिंदगी एक झटके में बदल कर रह गई।
उसकी जिंदगी में तूफान बर्पा हो गया और हर चीज उथल पुथल कर होकर रह गई थी। सनम सब्जियां काट रही थी, तभी रजा उसके सामने आ खड़ा हुआ था। तो सनम चौंक गई, क्योंकि रजा आजकल ज्यादातर बड़ी हवेली में रहता था और गेस्ट हाउस बहुत कम आता था। ये कुछ पेपर्स हैं और इसमें तुम्हारे साइन चाहिए। रजा आंखों से ब्लैक शर्ट उतार कर बोला। तो सनम अपना हाथ साफ कर कागजात को देखने लगी, जो कोई बुक के कागजात लग रहे थे। ये किस किस्म के कागजात हैं और मेरे दस्तखत क्यों चाहिए आपको? सनम कागजात को देखकर सोचने लगी। ये कागजात तुम्हारे आगाजान की तरफ से हैं। इन कागजों में लिखा है कि तुम्हारा आगाजान मेरे पैसे लौटाने के बाद मेरी कंपनी से फारिग कर दिए जाएंगे। रजा ने दो टोक लहजे में कहा, मुझे मंजूर है। सनम ने कहा और कलम उठाकर साइन कर दिया। सनम ने एक बार कागजात को पढ़ना भी गवारा नहीं किया। रजा एक अदा से मुस्कुराकर रह गया। कुछ लड़कियां जरूरत से ज्यादा ही बेवकूफ होती हैं, लेकिन खुद को चालाक समझती हैं। रजा बड़बड़ाकर वहां से चला गया। गुल अपने कमरे में बैठी कुछ जरूरी असाइनमेंट तैयार कर रही थी, जब उसका फोन तो वो चौंक गई और किसी अननोन नंबर को देख सोचने लगी, आखिर कोई उसे बार बार फोन कर तंग कर रहा था। हेलो, गुल ने फोन पिक कर कहा तो दूसरी तरफ फिर से खामोशी छा गई। गूंगे हो मुंह में आवाज नहीं है? जब बात करना नहीं होता तो फोन क्यों करते हैं? अगर आइंदा इस नंबर पर फोन भी किया तो जहां हो वहीं आकर मारूंगी, गुल ने गुस्से से चीखते हुए कहा और फोन कट करके वापस उसे असाइनमेंट मशगूल हो गई। फिर से कॉल आया तो गुल ने नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया और सुकून से बैठ गई। मम्मी, मुझे अरसम से शादी नहीं करनी है, मिसबा ने कहा तो वो जरनूर बेगम गुस्से से तिल मिला उठी। दिमाग तो तुम्हारा सही है, क्या बकवास है? जरनूर बेगम गजदार आवाज में बोली। मेरा दिमाग बिल्कुल सही है, लेकिन बेहतर होगा आप अपना दिमाग सही करें, जाकर अरसम के घर वालों को मना कर दें। मिसबा अपने गोल्डन बालों को झटकार देकर बोली, क्यों नहीं करनी शादी? आखिर क्या बुराई है अरसम में? हर तरीके से बेहतर, और ऊपर से तुम्हारे डैड के दोस्त का बेटा है। तो मैं क्या करूं? अगर इतना ही अच्छा है ना तो अपनी बेटी को नैन का रिश्ता तय कर दें, क्योंकि मैं किसी और को पसंद करती हूँ और मैं जिसे पसंद करती हूँ उसी से शादी करूंगी। जरनूर बेगम को जोर का झटका लगा और वो मिसबा के मुकाबले जा खड़ी हुई। तुम्हें किसी और को पसंद करती हो, लेकिन तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि तुम दोनों की मंगनी हो चुकी है। सो मोम, मंगनी हुई है, कोई शादी थोड़ी हुई है। और ऊपर से मैं अरसम जैसे चुम से शादी करूं? और ठीक, कभी नहीं। वो बहुत ही दकियानूसी और छोटी सोच का लड़का है और मैं ठहरी आजाद ख्याल, इसलिए हमारा कोई जोड़ नहीं है। मिसबा ने अपने क्रॉप टॉप कर देखा, जो काफी छोटा था और सामने काफी डीप गला था। पता है मोम, उसे मेरी हर चीज से तकलीफ है, मेरे ड्रेसेस से और मेरी हाई हील, मेरे शॉर्ट टॉप जीन्स और तो और मेरे नाइट क्लब जाने से भी। मैं कब आती हूँ, कब सोती हूँ, क्या पहनती हूँ, हर चीज में अरसम को प्रॉब्लम है। यहाँ तक कि हमारी सोच भी अलग है और मैं उसे साथ पूरी जिंदगी कैसे, क्या 2 मिनट तक नहीं गुजार सकती? आप कुछ भी करें, लेकिन ये रिश्ता खत्म कर दें। मिसबा आराम से बेड पर बैठी हुई बोली। जरूर बेगम को तो शौक लगा था, क्योंकि अब शादी में ज्यादा दिन नहीं रह गए थे। ऊपर से मुर्तजा को अगर ये बात पता चल जाती तो वो दोनों माँ बेटी को जिंदा दफन कर देता। मिसबा मुर्तजा जरनूर सर पकड़ कर बैठ गई और सोचने लगी अब वो क्या करे और क्या नहीं। रजा सनम को हर जगह ढूंढ चुका था, लेकिन वो नहीं मिली। हयात खाला ने रजा को पता चला कि सनम अपने कमरे में है। रजा सनम के कमरे की तरफ बढ़ गया। रजा दबे कदमों से उसके कमरे में गया ताकि सनम को उसकी मौजूदगी का इल्म ना हो। रजा ने आंखें छोटी कर सनम को देखा, जो भीगे बालों को तौलिए से रगड़ रही थी। गुलाबी रंग का कारआमा सूट पहने वो बहुत ज्यादा हसीन लग रही थी। दुपट्टा सोफे पर पड़ा हुआ था और वो आईने के सामने कोई मदरसा गीत गुनगुनाकर बालों को सुखा रही थी। रजा के चेहरे पर तिरछी मुस्कान रक्स करने लगी और उसके दिमाग में शरार सूझी। तभी सनम की चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। रजा ने अचानक सनम को धक्का दिया था और सनम दब से बेड पर गिर गई थी। रजा हंस दिया, लेकिन सनम जो बेड पर गिरी थी वो चीख उठी थी और वो झट से उठी और सोफे से दुपट्टा उठाकर रजा की तरफ देखने लगी। ये कौन सा तरीका है? सनम उड़ाकर बोली तो रजा की हंसी छूट गई, क्योंकि सनम शर्म से लाल पड़ गई थी। अब तुम मेरी बीवी हो, तुम पर मेरा हक है, जो चाहूं करूं। रजा लापरवाही से शाने झटक कर बोला, लगता है आप पर नशे से हैं। सनम बेचैन होकर बोली, हाँ भाई, नशे में तो हूँ। जब से तुम्हारे लबों का नशा किया है तो समझे है कि नशा सिर्फ शराब से ही नहीं होता। रजा उसके करीब आकर बोला तो सनम पीछे हट गई। डर रही हो मुझसे, लेकिन हकीकत ये है कि तुम मेरी बीवी हो। रजा उसके भीगे बालों की लट को अपनी उंगली में घुमाकर बोला, मजाक ना करें। सनम
जलाहट से बोली, मैं एक कम गो और संजीदा इंसान हूँ, कभी झूठ या मजाक नहीं बोलता। तुमने निकाह के कागजात और साइन किया है मेरी जान। रजा उसे खुद के करीब खींचकर बोला, नहीं मैंने कब किया? झूठ बोल रहे हैं आप। सनम रजा की आंखों में मोहब्बत देखकर घबरा गई। हाँ हाँ, मत मानो मेरी बात, लेकिन तुम मानो या ना मानो, सनम शहबाज सदीक की नहीं हो तुम। अब तुम सनम रजा सुल्तान अली हो, मेरी कुल कायनात, मेरी जिंदगी, मेरी जोजा, मेरी हयात, मेरा सब कुछ। तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हारे वजूद पर आज से हुक्मरानी मेरी होगी। तुम खुद को भी नहीं रहोगी, सिर्फ मेरी बनकर रहोगी, सिर्फ मेरी। रजा ने शिद्दत पसंदी से कहा तो सनम डर से चीख उठी। तो रजा ने उसके लबों को कैद कर लिया। सनम अपना पूरा जोर लगाकर रजा को खुद से दूर धकेलने की कोशिश करने लगी, लेकिन रजा ने उसके एक हाथ को मरोड़कर पीछे पुश्त पर लगा दिया। सनम इतनी ज्यादा कमजोर पड़ गई थी कि बिल आखिर सनम से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने एक हाथ से ही रजा की शर्ट को अपने पसीने वाली हथेली से खींचकर पकड़ लिया। रजा को अपना दीवानापन दिखाने का अच्छा मौका मिला था। रजा को जब अपने मुंह में खून का जायका महसूस हुआ, तब वो सनम से अलग हुआ और सनम को देखने लगा, जो शर्म से थरथरा रही थी और अपनी उखड़ती सांसों को नॉर्मल कर रही थी। सनम के होंठों से खून बह रहा था। आप छोट झूठे मकार हैं, मुझे मैं आपको नहीं जो मानती। सनम रुक रुक कर बोल रही थी और उसके आंखों से आंसू गिर रहे थे। अब तुम कहीं नहीं जाओगी, समझी? बहुत जल्द मैं तुम्हें यहाँ से बंगले में शिफ्ट करवा दूंगा, फिर साथ में रहेंगे। रजा अपनी उंगलियों से उसके आंसू साफ करने लगा। मुझे नहीं रहना यहाँ, आज मेरे आगा जान आएंगे, मैं उनके साथ चली जाऊंगी। आप जबरदस्ती मुझे बांध कर यहाँ नहीं रख सकते हैं। सनम रोती हुई हाथ पैर पटकने लगी और रजा का कॉलर पकड़कर झंझोड़ने बोली, आप मेरे साथ आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप मोहब्बत करते हैं, मैं नहीं, मेरी जिंदगी क्यों अजाब बना रहे हैं? मुझे नहीं रहना आपके साथ, और अगर जबरदस्ती रखिएगा तो मैं भाग जाऊंगी। सनम ने जैसे ही कहा, रजा एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर लगा और वो फर्श पर जा गिरी। रजा का चेहरा एकदम सपाट हो गया और आंखों में सड़पन साफ झलकने लगा। अगर आइंदा इस बात जुबान से भी निकाली तो देखना मैं तुम्हारा हश्र क्या करता हूँ। और हाँ, अब यहाँ से तो तुम्हारा जनाजा ही निकलेगा। खामोशी के साथ यही पड़ी रहो, मैं तुम्हें खुद से दूर हरगिज नहीं जाने दूंगा। रजा घुटने के बल बैठते हुए उसका चेहरा उठाकर बोला। सनम के गालों पर रजा के 5 उंगली के निशान छप गए थे। मेरे अंदर के जानवर को जिंदा मत करो, बहुत प्यार से बात कर रहा हूँ तो समझो, वरना अगर मेरे अंदर का दरिंदा जाग उठा ना तो पछताओगी। रजा उसके बालों को मुट्ठियों में जकड़कर उससे उठाकर बोला। सनम दर्द से सिसक पड़ी और रजा के हाथों से अपने गीले बाल छुड़वाने लगी। आज छोड़े। सनम दर्द से छटपटाकर बोली। रजा के चेहरे पर शैतानी मुस्कान रिंग गई और एक झटके से सनम का बाल छोड़ दिया और उसके गालों पर अपना हाथ फेरने लगा। फिर एक बारगी ही सनम एकदम सिसक कर फूट फूट कर रोने लगी। रजा कमरे से जा चुका था और सनम अपने गाल पर हाथ रख के रो रही थी। सनम दौड़कर आने के करीब गई और आंसू पहुंच कर अपने सुर्ख पड़ते गाल को देखने लगी, जहां रजा के दांत के निशान थे। सनम अपनी उंगली जख्म पर फेरने की रोने लगी। गाल पर बहुत खतरनाक जख्म रजा ने नुक्कुश कर दिया था। सनम अपनी ही किस्मत को उसती हुई रोने लगी, इस बात से जान के आगे उसके साथ क्या क्या होने वाला था। अस्सलाम वालेकुम। किस कैसी थी और आपको क्या लगता है कि क्या होगा? और अपने ख्यालात को रोशनाई में डुबोकर टाइप करें और कमेंट्स करें और रिव्यू दें, और मैं क्या ही बोलूं। इतना प्यार देने के लिए शुक्रिया।